हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेटिंग पॉइंट पर। बच्चों, हम कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज से हम अपने लेसन रीड कर रहे थे और हमारा जो आज का चैप्टर है वो है सांवले सपनों की याद। ये जाबिर हुसैन जी के द्वारा लिखा गया है और इन्होंने इस जो हमारा ये जो चैप्टर है उसमें उर्दू के शब्द बहुत हैं। और ये जो मैं आपके सामने ये जो चैप्टर लेके आई हूँ वे सांवले सपनों की याद। सुंदर यानी कि जो सपने हमारे होते हैं, जो सपने हमारे अंतरंग में बसे हुए हैं, उनकी याद में ये चैप्टर उन्होंने लिखा है। तो जो हमारा चैप्टर है वो इस प्रकार है। और बच्चों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरा वीडियो पूरा देखिए, उसको समझिए, उसको जो भी आपको कोई कठिन शब्द है नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो जो आज का हमारा चैप्टर है वो इस प्रकार है। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। सुनहरे का मतलब होता है सुनहरे रंग यानी चमकीले कलर का। परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले यानी मटमैले कलर के सपनों का हुजूम का अर्थ होता है जन समूह यानी भीड़। मौत की खामोश वादी की तरफ बढ़ रहा था। अग्रसर होना, बढ़ना, कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली, अपने कंधों पे सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए। अंतहीन का मतलब होता है जिसका कभी अंत नहीं हो। लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। यानी जो पीछे के सालिम अली है, उनके जो पीछे के जो सफ़र थे उनसे ये एकदम अलग सा सफ़र है। मतलब बिल्कुल भिन्न यानी अलग। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। पलायन का अर्थ होता है एक स्थान से दूसरी तरफ चले जाना। अब तो वह उन वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं। विलीन होना यानी मिल जाना। प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। हरारत का मतलब होता है गर्मी, यानी अपने जिस्म यानी अपने शरीर की गर्मी। दिल की धड़कन, जो हमारी दिल की धड़कन है उसके लिए बोला गया है। मुझे नहीं लगता कोई सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। आबशोर का मतलब होता है निर्जर झरना, जो करवल मतलब बहता ही रहता है। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांस का सोता फूटता महसूस कर सकता है। एहसास की ऐसी ही एक उबड़ खाबड़ ज़मीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। तो बच्चों, मिथक का अर्थ होता है प्राचीन पुराकथाओं का तत्व जो नवीन स्थितियों में नए अर्थ का वहन करता हो। मतलब पुरानी जो चीज़ है उसको हम एक नया रूप देके आज की दुनिया के हिसाब से उसको बदल देना। पता नहीं इतिहास में जब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शौक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था, कब माखन भरे भांड फोड़े थे और दूध छाली से अपने मुंह भरे थे, कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छांव में विश्राम किया था, कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी, और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। बच्चों, जिस प्रकार कृष्ण भगवान वृंदावन में मटकी फोड़ के माखन चुराते थे, घने जो पेड़ थे उनकी छाँव में छुप जाते थे और एकदम तेज़ आवाज़ में आके बंसी बजाते थे, और पता नहीं जो वो ये सब करते थे ना, उनकी इन शरारतों से भी पूरी वृंदावन नगरी मतलब जिंदा दिल थी, मतलब एकदम संगीतमय हो गई थी। ये सब कब हुआ? लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उस पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज़ पर सब किसी के कदम थम जाएंगे।
जो वृंदावन नगरी थी ना बच्चों, वो कृष्ण नगरी थी। वहाँ कृष्ण की बांसुरी की आवाज़ आज भी महसूस की जाती है। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देने लगता है, जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पे डाल लेनी चाहिए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। उम्र को शती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन बच रहे थे। शती का मतलब होता है 100 साल तक हो जाना। तो जो सालिम अली थे उनकी उम्र 100 के करीब होने वाली थी। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो, लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और हिफाजत के प्रति समर्पित थी। तो बच्चों, जो सालिम अली थे ना, वो पक्षियों की तलाश करते रहते थे और उनका ध्यान रखते थे। मतलब उनकी दुनिया ही पक्षियों की दुनिया थी। सालिम अली की आंखों पे चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद भी ही तो उतरी थी। उन जैसा वर्ड वॉचर शायद ही कोई हुआ था, लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली नज़रों में कुछ वैसा ही जादू था बच्चों। क्षितिज का अर्थ होता है जहाँ धरती और आकाश का मिलन हो, जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सालिम अली उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी हुई थी। इस दुनिया में उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद पहुंचाई थी। जो तहमीना थी वो उनकी पत्नी का नाम था। तहमीना स्कूल के दिनों में उनके साथ सहपाठी रही थी। सहपाठी का मतलब होता है साथ पढ़ने वाला। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तान हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। वे प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उसने उनकी आंखें नम कर दी। पर्यावरण के संभावित खतरे का मतलब होता है कि पर्यावरण को नुकसान, यानी कि पेड़ों को काटा जाना, जिससे हमारे पक्षियों को रहने का स्थान नहीं मिलता, ऑक्सीजन की कमी, प्रकृति के साथ खिलवाड़। इसका मतलब ये हुआ। आज सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है, कोई बचा है तो अब सोंधी माटी पे उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा। सोंधी मिट्टी का अर्थ होता है जब हम जो मिट्टी होती है उसके ऊपर पानी डालते तो उस गीली मिट्टी की खुशबू को सोंधी मिट्टी कहा गया है। कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो। मुझे याद आ गया, D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा, मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है मेरी छत पे बैठने वाले गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है, मुझे भी ज़्यादा जानती है। वो सच, गोरैया का मतलब जो छत पे बैठा करती, मतलब वो ज़्यादा जानती है लॉरेंस साहब के बारे में। फ्रीडा ने ऐसा कहा। वो सचमुच इतना खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। मुझे यकीन है मेरी छत पे बैठी गोरैया उसके बारे में और हम दोनों के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। मतलब जो गोरैया थी ना, जो वो पेड़ पे आती थी और उनके पास बैठी रहती, देखती रहती थी, तो मतलब उनका कहना था कि गोरैया हमारे बारे में ज़्यादा जानती है। जटिल
प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयर गन से घायल हो गिरने वाली नीलेकंठ की वह गोरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बने रहे। बच्चों, नैसर्गिक का मतलब यहाँ है, नैसर्गिक का मतलब है कि सहज यानी स्वाभाविक रूप बने रहे। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाक सागर बनकर उभरे थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी ययावरी से परिचित है, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकलते हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। जब तक वो नहीं लौटेंगे, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम हैं। सालिम अली, तुम लौटोगे ना? बच्चों, कितना अच्छा चैप्टर था सांवले सपनों की याद। आप लोगों को समझ आया होगा। आपको मैंने जो कठिन शब्द बताए थे, आपको मैं दोबारा करवा दूंगी इसके सॉल्यूशन में। कठिन शब्दों को लेकर आप इस चैप्टर को कंप्लीट कीजिए और मेरा जो चैनल है वो सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। वीडियो पूरा देखिए और फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, इसके सॉल्यूशन के साथ, इसी एजुकेटिंग पॉइंट पर। आज के लिए बस इतना ही।